जब ये भाई और बहन एक साथ डेट पर जाने वाले थे, एक शिकारी ने उन्हें रोका और तुरंत लड़के को मार डाला। लेकिन किसी कारणवश लड़का फिर से जीवित हो गया। शिकारी वहां उनकी पुनर्जनन क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए था। इस कारण से उसने बार बार दोनों भाई बहनों को मारना जारी रखा, और हर बार जब वे मरते और पुनर्जनित होते, शिकारी को कुछ अनुभव अंक मिलते जो उसे स्तर बढ़ाने में मदद करते। यह कुछ वर्षों तक चलता रहा, जब उसने उन्हें अपहरण कर बेसमेंट में बंद कर दिया। वह अकेला नहीं था जो इन भाई बहनों को स्तर बढ़ाने के लिए मार रहा था। उसने 5 सबसे मजबूत शिकारी के साथ एक गिल्ड बनाई, और वे सभी इन भाई बहनों का उपयोग करके स्तर बढ़ाने और देश के सबसे मजबूत एस रैंक शिकारी बनने के लिए थे। प्रत्येक शिकारी ने स्तर बढ़ाने के लिए एक अलग विधि का उपयोग किया, और कुछ लोग तो उन्हें समाप्त करने से भी आगे बढ़ गए। लेकिन भाई बहन एक अमर प्रजाति के हैं और अनंत रूप से पुनर्जनित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बार बार मरने का दर्द सहना पड़ा। एक दिन शिकारी बेसमेंट से बिना उन्हें कैद में बंद किए चले गए, सोचते हुए कि वे हिलने के लिए बहुत कमजोर हैं और केवल मरने पर ही पुनर्जनित होंगे। उस दिन ये शिकारी कहीं दूर व्यापार के लिए जाना था, क्योंकि वे प्रसिद्ध सबसे मजबूत शिकारी थे जिन्होंने एस रैंक दानव को हराया था। हालांकि उनमें से एक पीछे रह गया, क्योंकि वह भाई बहनों का उपयोग करके कुछ और स्तर बढ़ाना चाहता था। इस बीच बेसमेंट में भाई अभी भी फर्श पर दबा हुआ था। लड़की का दिल टूट गया था। उन लोगों ने उसके शरीर के हर एक हिस्से का उपयोग किया अपने आप को शुद्ध करने के लिए। उसने सोचा कि अगर उसने अपने शरीर को नष्ट कर दिया और पुनर्जनित हो गई तो शायद उसे बेहतर महसूस होगा। अपने भाई को मुक्त करने के लिए उसने उसे जमीन पर दबा रहे हिस्से काट दिए। फिर उसकी पुनर्जनन को सक्रिय करने के लिए उसने उसे दिल में वार किया। अपने भाई को समाप्त करने पर लड़की ने स्तर बढ़ाया। यह कुछ था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा। वे लोग ऐसा बहुत समय से कर रहे थे, और इसी तरह वे इतने मजबूत हो गए। उसकी आंखें शुद्ध द्वेष से भर गईं। उन्हें प्रतिशोध लेना था, और भले ही इसका मतलब वही पाप करना हो, वह इसे करने वाली थी। उसका भाई ठीक ठीक समझ गया कि वह क्या मतलब रखती है, और जवाब दिया, अब करो। उस अंधेरे और ठंडी जगह में उन्होंने हजारों बार एक दूसरे को मारा, लगभग 1 मिलियन तक पहुंचते हुए। अब वे एक पूरी नई स्तर पर थे। जब शिकारी बेसमेंट में खेलने के लिए आया तो उसने कुछ डरावना देखा। वे दोनों एक साथ विकसित हो रहे थे। उसने चिल्लाया कि केवल उसे ऐसा करने की अनुमति थी, और पल भर में जब भाई बहन पुनर्जनित हुए, उनके शरीर अब शक्तिशाली थे। निर्बल कमजोरों की वह दृष्टि गायब हो गई। अब वे हमले के लिए तैयार भेड़ियों की तरह थे। वह डर से पीछे गिर गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह एक एस रैंक है, देश की शान। तो उसने लड़ाई के लिए अपना जादुई जानवर छोड़ दिया। लड़का इसे पहले देख चुका था और आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपनी बहन को एक तरफ धकेल दिया और उसे बताया कि वे कैसे बदल गए हैं, यह देखने के लिए। उसकी मुद्रा अब बर्फ की तरह ठंडी थी। न तो एक ड्रैगन की तीव्र नजर उसे अब डराती थी। हालांकि लड़की मजबूत थी, अब वह मजबूत हो गई है, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ उससे वह अभी भी डरी हुई थी। इसलिए उसका भाई उसे एक योद्धा की तरह बचाता है। एक एस रैंक और एक नए विकसित अमर के बीच की लड़ाई भयानक थी। शक्ति और युद्ध का अनुभव बस पर्याप्त नहीं था। जब लड़के ने एस रैंक की ऊर्जा पूरी तरह से निकाल ली तो उसने कहा, तुम्हें सबसे बुरे तरीके से भुगतान करना होगा। कई घंटे बीत गए। भाई ने एस रैंक के शरीर को दर्जनों बार नष्ट और पुनर्जीवित किया, ताकि उसे वह महसूस हो सके जो उन्होंने वर्षों तक महसूस किया। जब अन्य शिकारी लौटे तो उन्होंने देखा कि एक गिल्ड का सदस्य तहखाने की छत से बंधा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वह जीवित था, लेकिन न तो उपचार जादू उसे बचा सकता था। शिकारी का नेता तब अपने दोस्त को उसके दुख से मुक्त करता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। चिकारा क्रोधित था, लेकिन हारुतो ने बस समझाया कि वे उसे बचा नहीं सकते थे, और यह उसके दुख को समाप्त करने के लिए किया गया था। अब प्राथमिकता प्रतिशोध लेना और इन 2 लोगों को इस अन्याय के लिए सजा देना था। इस बीच शिन और मिनोरी रात में जंगल में भाग रहे हैं, जब तक छोटी बहन और नहीं दौड़ सकती। अपने पैरों में तीव्र दर्द महसूस करते हुए दोनों थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं, और यह वास्तविकता कि वे अंततः भाग गए हैं धीरे धीरे समझ में आने लगती है। शिन धीरे से मिनोरी के बालों को सहलाता है। उस नरक से बचने के बाद वह उसे बचाने का वादा करता है। अचानक लड़की अपने भाई की गोद में सो जाती है, जो जानता है कि वह थकी हुई है। वह जागता और सतर्क रहने का फैसला करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि गिल्ड कब उनके पीछे आएगा। हालांकि नींद उसे जीतने लगती है, और वह जागने के लिए संघर्ष करता है, ये जानते हुए कि वह सो नहीं सकता। अचानक शिन जंगल में 2 लोगों को दौड़ते हुए देखता है, और एड्रेनालिन के एक झटके के साथ जाग जाता है। उसे दुष्टता की अनमिस्टेकेबल उपस्थिति महसूस होती है, ठीक वैसे ही जैसे उन लोगों ने वर्षों तक उसे यातना दी थी। ये मानते हुए कि मिनोरी वहां सुरक्षित होगी, वह हमलावरों के पीछे तेज गति से भागता है। वह उस दुष्टता के स्रोत का पीछा करता है, जब तक कि वह जंगल के बीच में एक घर तक नहीं पहुंचता, यह सोचते हुए कि वे जल्द ही उसकी उपस्थिति को नोटिस करेंगे। अचानक उसके पीछे से एक आदमी छायाओं में से निकलता है, और उसके गले में चाकू घूमता है। एक अजीब लोगों का समूह उसकी चारों ओर की शाखाओं से प्रकट होता है। वह सोचता है कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें नहीं देखा। हमलावर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे वह कोने में फंस जाता है। वे जानते हैं कि वह आदमी है जिसे वे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें याद है कि एक महिला भी थी। 500 मिलियन सिर्फ एक व्यक्ति का अपहरण करने के लिए। उनके मन में यह एक आसान काम होने वाला था,
समूह का जादूगर अपने साथियों पर एक शक्ति जादू करता है जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। अपनी नई शक्ति से उत्साहित उनमें से पहले ने शिन पर हमला किया, यह सोचते हुए कि यह काम बहुत आसान है। जब वह युवा आदमी को जमीन पर गिरते हुए देखता है, उसकी हड्डियां स्पष्ट रूप से टूटी हुई हैं। फिर शिन बस अपनी गर्दन की हड्डी को वापस जगह पर लाता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे पहले से ही मर जाना चाहिए था। वे पूछता है कि क्या वे गिल्ड के अधीनस्थ हैं, लेकिन जब वे जवाब नहीं देते तो वह तय करता है कि यह मायने नहीं रखता कि वे कौन है। अचानक वह गायब हो जाता है और फिर से आक्रमण करने के लिए किनारों से प्रकट होता है। एक पंच से एक दुश्मन को पेट में मारता है। उसके लिए कोई भी जो भी मलिस को अपने रास्ते पर निर्देशित करता है, चाहे वे कोई भी हो, उसका दुश्मन बन जाता। दो आदमी आगे बढ़ते हैं और उसका हाथ काट देते हैं। हालांकि शिन अपने कटे हुए अंग को पकड़ता है और उसे फेंकता है। लक्ष्य के चेहरे पर एक मुक्का मारता है। जब वह एक को गिराता है, उसका हाथ फिर से उगाता है और वह तुरंत दूसरे दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार होता है। नए बने हाथ से एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। उन तीनों को गिराने के बाद उसे पता चलता है कि केवल स्टाफ वाला जादूगर बचा है। वह उसकी ताकत से स्पष्ट रूप से डर गई है और एक जादू का मंत्र बैंगनी प्रकाश डालती है जो उसे सीधे लगती है। चाहे वह कितना भी मजबूत हो, वह जादुई किरण के प्रभाव से बच नहीं सकता। हालांकि उसकी हैरानी के लिए शिन तुरंत उठता है बिना एक भी खरोंच के। उसकी पुनर्जनन पर हैरान होकर जादूगर और जादू करने लगती है उस पर और बैंगनी किरणें फेंकती है, लेकिन वह बस उठता रहता है, नुकसान से बेपरवाह। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, वह उसे नहीं जाने देता। शिन उसके पीछे जाता है और पेड़ों में सभी दुश्मनों को लटका देने के बाद वह उनमें से एक के कपड़े चुरा लेता है। उसने उनके जीवन को बख्शने का फैसला किया और फिर अपनी बहन की देखभाल करने के लिए वह उसे जगाने के लिए माफी मांगता है। मिनोरी पूछती है कि उसने ये कपड़े कहां से लिए। शिन झूठ बोलता है, कहता है कि एक दयालु व्यक्ति ने उसे दिए और उसकी बहन खुश होती है। उसने उसके लिए भी कपड़े लाए और वह बहुत उत्साहित हो जाती है। अब जब उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए हैं, वे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अमर भाई बहन स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। शिन को विश्वास था कि अगर वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो गिल्ड उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी। उन्होंने एक जलप्रपात के नीचे आराम करने का फैसला किया और गिरते पानी के पीछे आग जलाई। उसने उनके लिए खाना लाया था और वे अपनी ताकत वापस पाने में सक्षम हो गए। भाड़े के सैनिकों ने हथियार और आपातकालीन राशन ले रखे थे जिन्हें उसने ले लिया। हालांकि उनके पास कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी। शिन ने अपनी बहन से कहा कि वह जानकारी इकट्ठा करने के लिए टॉवर जा रहा है और कुछ बुनियादी सामान लाने के लिए मिनोरी से अच्छी तरह छिपने के लिए कहा। जब वह शहर में पहुंचा तो वह तकनीकी चीजों से चकित रह गया। उसने एक उपकरण बेचा जिसने उसे एक बड़ी राशि दिलाई, जिससे वह बहुत सारे सामान खरीद सका। जो पैसे उसने कमाए उससे वह अंततः अपनी बहन को खिला सकता था। वह सोच रहा था कि अब क्या करना है। आखिरकार एबे उनमें से सबसे कमजोर था और अन्य बहुत अधिक दानव थे। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी कमजोरियों को खोजने की जरूरत थी कि वह उन्हें सब आसमान में उसने एक एयरशिप देखी जो यह खबर प्रसारित कर रही थी कि एस रैंक शिकारियों में से एक एबे तोरू मर गया है। किरा लाइव बोल रहा था, कह रहा था कि उसका दोस्त जिसने हमेशा उनकी मदद की को बर्बरता से प्रताड़ित किया गया और मारा गया। उसने घोषणा की कि वे कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने उसकी जान ली। फिर उसने प्रसारण पर किरियू, शिन और मिनोरी के चेहरे दिखाए ताकि जनता का आक्रोश भड़क सके। अब उसे समझ में आया, पहले के दुश्मनों को उन्हें अपहरण करने के लिए नियुक्त किया गया था। प्रसारण के दौरान हारुतो ने सीधे शिन को संबोधित किया, कहता है कि वह परिणामों का सामना करेगा और यह बेकार है छिपना क्योंकि वह उसे ढूंढ लेंगे। इस खबर ने जनसंख्या में भारी हंगामा पैदा कर दिया, जो अब एबे का बदला लेने के लिए दोनों भाई बहनों को खत्म करना चाहती थी। वे उन अपराधियों को नहीं माफ करेंगे जिन्होंने उनके नायकों को मारा। उनका नायक। शिन को एहसास हुआ कि कीरा अपने अपराधों को छिपा रहा था और उसे अंडरवर्ल्ड में खींचने की जिम्मेदारी महसूस हुई। दृश्य अतीत में बदल गया। कुछ दिन पहले जब किरियू भाई बहन भागने में सफल हुए थे, चिकारा एक आदमी को घूंसा मार रहा था क्योंकि वो कोई अच्छा जानकारी वापस लाने में असफल रहा, उसे बेकार कह रहा था। आया ने कहा कि वे पहले ही काफी मजबूत हो चुके हैं और अब इसकी जरूरत नहीं है। सैया को गहरी चिंता थी कि उन्होंने किरियू भाई बहनों के साथ जो किया वह उजागर हो जाएगा। हारुतो ने उसे शांत किया, कहा कि वह दुनिया को उन्हें घातक अपराधियों के रूप में देखने के लिए मजबूर करेगा ताकि ऐसा न हो। उसे पता था कोई भी 500 मिलियन के इनाम वाले भगोड़ों के शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। कोंगू ने इसे एक योजना के रूप में व्याख्यायित किया कि वे टारू के साथ जो किया था उसके बाद उन्हें जीवित भागने दिया जाएगा। गुस्से में उसने कहा कि वह अपने साथी एबे को यातना देने के लिए उन्हें माफ नहीं कर सकता। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह दोनों को पकड़ ले और उन्हें एक ऐसा नरक दिखाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आया ने समझा कि वह कैसा महसूस कर रहा था, लेकिन रिमार्क किया कि टारू उनमें से सबसे कमजोर था। यही वजह थी कि उसे निशाना बनाया गया था। गुस्से में कोंगू ने जादूगर को घूंसा मारने की कोशिश की क्योंकि उसने उनके गिरते हुए साथी के बारे में बुरा कहा, लेकिन जादुई बंधन प्रकट हुए ताकि उसके प्रहार को रोक सके। जादूगर जिसने जादू किया था ने उसे शांत होने के लिए कहा क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि भाई बहन उनके लिए वास्तविक खतरा पेश करते हैं। हालांकि कोंगू के लिए यह प्रतिशोध का मामला था, न कि डर का। बहस तब समाप्त हुई जब कीरा ने उन्हें बाधित किया। टारू के महत्वपूर्ण तरल में एक संदेश लिखा था। इसमें कहा गया था कि वे सभी को समाप्त कर देंगे, जिसका मतलब था कि भाई बहन अभी भी उन्हें लक्ष्य मानते थे।
हारुतो ने सभी को घबराने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि किरियोज जल्द ही प्रकट होंगे। दुनिया उनके पक्ष में थी, क्योंकि उनके नाम, चेहरे और इनाम सार्वजनिक हो चुके थे। दोनों के बारे में जानकारी जल्द ही सामने आने वाली थी। जब कोंगू बहस करने की कोशिश की, हारुतो ने कहा कि घबराने से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वे विश्व प्रसिद्ध नायक थे। उन्हें नरक के लॉर्ड्स का सामना करने के लिए तैयार होना था और अब आराम करना था, क्योंकि वे सभी थके हुए थे। चिकारा, हालांकि इतनी सारी नाराजगी के साथ आराम नहीं कर सकता था। वह दोनों को खोजने और उन्हें खत्म करने के लिए दृढ़ था। इस बीच झरने पर दोनों भाई बहन एक साथ थे। मिनोरी ने वहां बहुत अच्छी नींद ली, क्योंकि भ्रांति जादू ने उसे शांति से सोने की अनुमति दी, किसी भी खतरे से अनजान। आराम करने के बाद उन्हें पता था कि छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना खतरनाक था। उसने मिनोरी को चेतावनी दी कि वे अब अपराधी हैं, उनके चेहरे हर शहर में जाने जाते हैं और उन्हें सतर्क रहना चाहिए। इसलिए उसने अपने चेहरों को छिपाने के लिए मास्क पहनने का विचार बनाया, भले ही इससे उनकी दृष्टि में थोड़ी बाधा आई। किरयू भाई बहनों ने मास्क पहने और नोट किया कि वे अच्छी तरह से काम कर रहे थे, भले ही उन्हें दुश्मनों का सामना करना पड़े। जब वे जा रहे थे, मिनोरी ने शिन से पूछा कि क्या उनके पास कोई गंतव्य है, और उसके भाई ने पुष्टि की कि उसने एक तैयार किया है। वे एक डंगन में जा रहे थे, जो वास्तविक दुनिया से अलग एक क्षेत्र है और एक गेट के पीछे छिपा हुआ है, जहां सामान्य दुनिया के कानून लागू नहीं होते। यह एक ऐसा स्थान था जहां सामान्य लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। डंगन का भूभाग पार करना कठिन था, लेकिन साथ ही छिपने के लिए बिल्कुल सही था। शहर में खरीदी गई गाइड के अनुसार पहाड़ की चोटी पर एक जहरीला दलदल था। यह एक खतरनाक क्षेत्र था, शिकारी वहां शायद ही जाते थे। उनकी तलाश में वहां इसे एकदम सही आधार बनाते हुए जल्द ही उन्होंने क्षेत्र के रहस्यमय द्वार को पाया। जो भी हुआ, वे एक साथ रहेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे पोर्टल में कूद गए। पहुंचने पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दलदल वास्तव में विषैला लग रहा था। हालांकि यह एक ऐसा स्थान था जहां कोई और प्रवेश नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी सतर्कता को कम करने का निर्णय लिया। आखिरकार एक शिकारी विष प्रतिरोधी औषधि का उपयोग कर सकता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर सकता है। उसी क्षण उसने एक पौधे के जाल पर कदम रखा, जो उसके मस्तिष्क को चीर गया। उसने तुरंत अपनी बहन को चेतावनी दी कि अगर उसने बेलों पर कदम रखा तो बीज निकलेंगे, क्योंकि यह स्थान जालों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने समझा कि वे आराम नहीं कर सकते, उसने कुछ आगे की ओर इशारा किया। एक विशाल सफेद भेड़िया और एक विशाल काले भेड़िए को देखकर भाई बहन सदमे में खड़े थे। उसने अपनी बहन से कहा कि वह राक्षसों की चिंता न करे, क्योंकि वह इसका ध्यान रखेगा। वह जीवों की ओर दौड़ा और भेड़ियों पर चढ़ने के लिए ऊंचा कूद गया। पीठ पर उसने एक अविश्वसनीय बल से एक पंच दिया, जो आसानी से काले भेड़िए को चकनाचूर कर दिया। हालांकि सफेद भेड़िया तब उसके शरीर के आधे हिस्से को निकल गया। मिनोरी जमी हुई थी, लेकिन उसने जल्दी से पुनर्जन्म लिया। हालांकि वह डरी हुई थी। एक डंगन राक्षस होने के नाते जीव की गति और ताकत एक और स्तर पर थी, जो एबेटेरू और उसकी किमेरा से भी अधिक मजबूत थी। मिनोरी ने अपने भाई की रक्षा के लिए एक जादू किया। यह एक जादू था जिसने उसके कटे हुए हाथों और पैरों को अपने आप राक्षस पर हमला करने के लिए चलने दिया। दो कटे हुए हाथों ने भेड़िए के मुंह को खोलने के लिए मजबूर किया, जिससे उसके दांत दिखाई दिए। जैसे ही उसका मुंह चौड़ा खुला, उसने जीव की ओर दौड़ लगाई, उसे चीरने में सफल रहा और लड़ाई समाप्त कर दी। थका हुआ वह पैंटिंग और भारी पसीना बहा रहा था, जिससे उसकी बहन चिंतित हो गई। हालांकि उसने सफलतापूर्वक लड़ाई समाप्त की थी, वह स्पष्ट रूप से थका हुआ था। उसे विश्वास था कि उसने भेड़िए को हराने के लिए जो क्षमता का उपयोग किया था, वह केवल मिनोरी के जादू के कारण प्रकट हुई थी। अपने शरीर में लाल बिजली को बहते हुए देखकर उसने टिप्पणी की कि यह कितना उपयोगी था, क्योंकि इसने उसे जीतने में मदद की। इस बीच कहीं और भाई बहन के भागने के 1 महीने बाद कोंगू ने अपने अधीनस्थों के साथ राक्षसों से लड़ते हुए एक विशाल पत्थर उठाया। उसने अधिकतम बल के साथ चट्टान को फेंका, नीले वाइवर्ण को हराते हुए। फिर वह एक और पर चार्ज किया और उसका पंख निकालने लगा। इस प्रक्रिया में स्तर बढ़ाते हुए कोंगू की अपेक्षा के अनुसार उसने अत्यधिक आसानी से वाइवर्ण को गिरा दिया। बाद में एक गुफा में खाने के दौरान कोंगू ने पूछा कि भाई बहन कहाँ है। उसके पुरुषों ने उसे जल्दी न करने के लिए कहा, क्योंकि अफवाहें थीं कि सभी शिकारी बाउंटी के कारण उन्हें बेताबी से खोज रहे थे। फिर एक अधीनस्थ ने कुछ और महत्वपूर्ण कहा। उसने एक दोस्त से सुना था कि लड़का अब एक मास्क पहनता है। कुछ दिन पहले इस दोस्त ने, जो विष रंगन को साफ करने गया था, किरियूशन को देखा, जो अपने नंगे हाथों से एक विष भेड़िया को हराता है। एक विष भेड़िया एक ए रैंक का राक्षस है, जिसका जहर एक हाथी को गिरा सकता है। उनमें से कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि एक मानव ऐसे जीव को हराएगा। चिकारा के लिए यह अजीब था कि ऐसा मजबूत योद्धा था जिसके बारे में वह नहीं जानता था। तथ्य यह था कि किसी ने एक ए रैंक के भेड़िए को नंगे हाथों से हराया। उसे इस मास्कधारी व्यक्ति से मिलने की इच्छा जगाई। अधीनस्थ ने कहा कि यह घटना 3 दिन पहले हुई थी और लड़के को अभी भी कालकोठरी में रहना, यह जानते हुए कि यह एक प्रतिबंधित और खतरनाक क्षेत्र था। पुरुषों में से एक ने कोंगू से बहस करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम एक घूंसा था। उसने फिर घोषणा की कि वे तुरंत विषाक्त दलदल में जाएंगे। चिकार को नकाबपोश आदमी को खोजने में खुशी हुई। कालकोठरी में वापस नायक कुछ महसूस करता है। चौंक कर वह एक पेड़ पर चढ़ता है ताकि पोर्टल को देख सके। एक उपस्थिति उसके करीब आने का अनुभव करता है। वह निश्चित है कि यह कोंगू है। जब वह कहता है कि वह उससे मिलने जा रहा है,
मिनोरी उससे रोकने की भीख मांगती है। हालांकि हमारा नायक उसे शांत रहने के लिए कहता है, यह बताते हुए कि वे अब भी मजबूत हैं। अब वे भी मजबूत हैं। यह जंगली पर प्रतिशोध लेने का सही मौका था। वह अपनी बहन से कहता है कि इतनी चिंतित न दिखे, उसे आश्वस्त करते हुए कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि वह मर नहीं सकता। फिर भी मिनोरी उसे सावधान रहने के लिए प्रेरित करती है, यह बताते हुए कि उसकी अमरता के बावजूद कोंगू अबे से मजबूत है। फिर वह अपने भाई की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करती है और वह दौड़ पड़ता है। वह पेड़ों के बीच चुपचाप चलता है, अपनी दृष्टि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक जादू सक्रिय करता है। वह अंततः अपने लक्ष्य कोंगू को खोज लेता है। वह दलदल के प्रवेश द्वार के पास है, स्पष्ट रूप से उसका और करीब आने का इंतजार कर रहा है। एक सुअरों के झुंड को उनकी ओर दौड़ते हुए देखकर कोंगू और उसके अनुयायी इसे एक सही वार्म अप मानते हैं। वह अपने पुरुषों को कांपना बंद करने और जीवों पर हमला करने का आदेश देता है। जानवरों को आसानी से कुचलते हुए कोंगू और अधिक आने के लिए चिल्लाता है, लड़ाई को बहुत सरल पाकर। पूरे झुंड को हराने के बाद वह टिप्पणी करता है कि यह कितना आसान था। हालांकि उसके अनुयायी आराम की गुहार लगाते हैं, लेकिन चिकार सुनने से इनकार कर देता है। उसके एक आदमी ने अत्यधिक थकावट और सांस की कमी की शिकायत की, इससे पहले कि वह खून उगलने लगे। जल्द ही उसकी और अन्य लोगों की त्वचा पिघलने लगती है और वे सभी बड़े। वह सोचता है कि क्या हो रहा है, और ठीक उसी समय नायक उसके पीछे से बाहर आता है। वह हमला करता है, लेकिन कोंगू बिना किसी प्रयास के प्रहार को रोक देता है। मुड़कर कोंगू नकाबपोश आदमी को देखता है और समझता है कि उसके बारे में जो अफवाहें थीं। नायक पीछे की ओर उड़ जाता है, प्रहार की ताकत और हमले से उत्पन्न हवा को महसूस करता है। कोंगू की गति और सहन शक्ति उसकी ताकत के बारे में हर अफवाह की पुष्टि करती है। कोंगू चाकू को अपने हाथ से खींचता है और घोषणा करता है कि उसे नकाबपोश आदमी से लगाव हो गया है। वह बताता है कि उसे मजबूत पुरुषों की प्रशंसा है और कमजोरों से घृणा है। उसके अनुयायी कमजोर होने के कारण मरे। नकाबपोश आदमी की ताकत से आश्वस्त होकर वह उसे अपने समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। यदि वह बायाकुरेन के ध्वज के तहत उसका अधीनस्थ बनता है तो उसे पैसे, सम्मान और महिलाएं मिलेंगी। सब कुछ उसका होगा। कोंगू फिर पूछता है कि क्या यह प्रस्ताव आकर्षक लगता है। Kongu rips the knife out of his hand and declares that he's taken a liking to the masked man. He explains that he admires strong men and is disgusted by the weak. His lackeys died because they were weak. Convinced of the masked man's strength, he invites him to join his group. If he were to become his subordinate under the banner of Byakuren, he would gain money, honor, and women. All of it would be his. Kongu then asks if the offer sounds appealing. वह वही दोहराता है जो उसने पहले कहा था, मजबूत को पूजने और कमजोर से नफरत करने के बारे में। उसे लगा कि वह पुरुष जिन्हें उसने दलदल में लाया था उनमें क्षमता थी, लेकिन वे उसे अंतहीन परेशान करते थे और अब उसे अफसोस है कि उसने उन्हें प्रशिक्षण के लिए पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। नायक को वह यातना याद है जो उसने सहन की थी और पूछता है कि वह कमजोरों को क्यों तंग करता है। चिकारा जवाब देता है कि उसे यह बस मजेदार लगता है। वह बताता है कि जब वह कमजोरों को मुक्का मारता है तो उनकी प्रतिक्रियाएं हमेशा एक जैसी होती हैं। वे माफी मांगना शुरू करते, वे सभी वही बातें कहते हैं और उनके चेहरों को डर में मुड़ते हुए देखना उसे हंसाता है। उनकी निराशाजनक अभिव्यक्तियां उसे अंतहीन मनोरंजन देती हैं। यह सुनकर नायक क्रोधित हो जाता है और अंदर रश करता है, उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है। कोंगो को विश्वास है कि पुरुषों के रूप में उनका लड़ना तय है और वह नायक के मुक्के की प्रशंसा करता है। तुरंत बाद वह एक शक्तिशाली वार के लिए तैयार होता है, लेकिन शिन साइड में बचने में सफल होता है। अगले क्षण शिन अपनी छुरा पकड़ता है और खलनायक के हाथ में छुरा घोंपता। कोंगो की योजना में उसे जीवित छोड़ना शामिल नहीं था, लेकिन वह मानता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है। शिन पहले से ही निश्चित था कि चिकारा एक राक्षस है और यह एक बार फिर पुष्टि हुई जब उसने उसे एक क्रूर मुक्का तैयार करते देखा। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ। विस्फोटक हड्डी फोड़ने वाला वार शिन पर सीधे पड़ता है, उसे उड़ाते हुए। उड़ने के बाद शिन को लगा कि यह उसके जीवन में मिला सबसे भारी वार था। उसे विश्वास था कि उसने कोंगो की शक्ति का चरम अनुभव किया है। कोंगो ने पास आकर पूछा कि क्या उसने प्रभाव को सहन किया। उसकी आश्चर्य के लिए कोंगो ने दावा किया कि वह रोक रहा था, केवल अपनी पूरी ताकत का 30% इस्तेमाल कर रहा था। यह रहस्योद्घाटन शिन को सदमे में छोड़ देता है, यह विश्वास करने में असमर्थ कि यह एक पूर्ण शक्ति का वार नहीं था। उसका दुश्मन उसे प्रोत्साहित करता है कि वह जो कुछ भी उसके पास है उसका उपयोग करे, जिसमें उसके हथियार भी। उसने घोषणा की कि वह उस नकाबपोश आदमी द्वारा फेंके गए किसी भी हमले को सहन करेगा, बस यह साबित करने के लिए। शिन ने अपने चाकू के साथ आगे बढ़ा और वॉर किया, लेकिन ब्लेड कोंगो के शरीर पर टूट गया। कोंगो ने कहा कि अपनी पूरी ताकत पर ऐसा एक कुंद चाकू भी खरोंच नहीं छोड़ता। उसने कहा कि शिन को अब तक उनके बीच की शक्ति के अंतर को समझ लेना चाहिए था और कि वह इस तरह से नहीं जीत सकता। हालांकि शिन ने एक झड़ी के साथ जवाब दिया। चिकारा ने कहा कि वह ऐसा चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति था, भले ही उसने उसकी शक्ति देखी हो। इसने खलनायक को नकाबपोश आदमी से और भी अधिक पसंद किया और उसने एक शक्तिशाली किक के साथ जवाब दिया। प्रभाव ने नायक को फिर से उड़ाया। उत्साहित होकर उसने लड़के को जमीन पर फेंक दिया। हालांकि
वह निराश था क्योंकि उसने शिन में उच्च उम्मीदें रखी थीं और अब उसे विश्वास था कि वह मर गया। लेकिन फिर कोंगो ने जमीन पर जहर की एक पूल देखी और एक पल बाद एक चाकू उसके कंधे में फेंका गया। उसे यह संभव लगा कि शिन की त्वचा सुरक्षित थी, भले ही वह जहर की पूल में डूब गया हो, और उसने उसे अमानवीय कहा, हालांकि वह अभी भी यह याद नहीं कर सका कि वह कौन था। अचानक चिकारा को कुछ याद आया और उसने नकाबपोश आदमी पर पूरी ताकत से हमला किया। हमारे नायक को पकड़ने की कोशिश की, जिसने वारों से बचने में सफलता पाई। फिर कोंगो ने जादू के साथ एक मुक्का चार्ज किया, पूरे क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसने शिन को उड़ा दिया। हमले ने एक बड़ा गड्ढा छोड़ दिया और प्रभाव ने उसका मास्क जमीन पर गिरा दिया। जब चिकार ने उसका खुला चेहरा देखा तो उसकी प्रतिक्रिया हिस्टेरिकली हंसना थी, यह रियलाइजिंग करते हुए कि यह हमेशा से अमर था। उसने कहा कि वह इस समय किरियू मकोटो शिन की तलाश कर रहा था और अंततः उसे खोज लिया। चिकार को विश्वास नहीं हुआ कि मास्क पहने आदमी वही है, और उसने महसूस किया कि शिन ने केवल अपनी पुनर्जनन के कारण हमलों का सामना किया। उसने कहा कि वह लंबे समय से तरु की मौत का बदला लेने के लिए उसकी तलाश कर रहा था। इस खुलासे के साथ उसने शिन को सहयोगी बनाने के बारे में अपना मन बदल लिया। घृणा से भरा उसने घोषणा की कि वह उसे समाप्त कर देगा। नायक ने जवाब दिया कि इससे उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कोंगू चिकार को समाप्त करने से कहीं अधिक करेगा। दोनों आमने सामने आए और बर्बर फिर से आगे बढ़ा। उसने नायक की दिशा में पत्थर फेंके और एक इतनी तेजी से आया कि उसने उसका हाथ काट दिया। तुरंत बाद कोंगू ने एक ओवरहेड किक की तैयारी की और जैसे ही प्रहार लगा उसने चिल्लाया कि वह इस बार अमर को भागने नहीं देगा। किक ने जमीन को और भी चकनाचूर कर दिया, गड्ढा चौड़ा हो गया। हालांकि हमारा नायक बिना किसी चिंता के चिकार की ओर तेजी से दौड़ा, उसके सामने प्रकट हुआ और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। कोंगू उस मुक्के से मुश्किल से हिला और प्रतिक्रिया दी। पूछा कि क्या यही उसकी पूरी ताकत थी। एक असली मुक्का क्या होता है, यह दिखाने के लिए उसने शिन के चेहरे पर एक क्रूर प्रहार किया, जो उसे एक पत्थर में फेंक दिया, बहुत सारा खून खांसते हुए। उसने देखा कि अमर उसके विनाशकारी प्रहार के बाद कांप रहा था। कोंगू जोर से हंस रहा था, क्योंकि लड़के के शरीर में स्पष्ट रूप से डर दिखाई दे रहा था। हमारा नायक आतंकित था और उसने अपने दुश्मन के दुष्ट चेहरे को देखते हुए भागना शुरू कर दिया, जिसे पता था कि उसने उस डर को याद किया जो उसे यातना के दौरान महसूस हुआ था। मकोटो डिसेस्पेराडामेंटे भागा, जबकि विशाल उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा था। अमर चिल्लाया और उसका काटा हुआ हाथ, जो जमीन पर था, अपने लक्ष्य की ओर उड़ गया। बिना देखे खलनायक ने हाथ और जादू को नष्ट कर दिया, यह महसूस करते हुए कि शिन एक चाल चलने की कोशिश कर रहा था। घमंड से दुश्मन ने कहा कि वह इतनी तुच्छ चीज से हार नहीं जाएगा। तुरंत बाद उसने लड़के के पेट पर एक और शक्तिशाली किक लगाई, एक श्रेष्ठता के हवाई। फिर उसने उसके सिर पर कदम रखा और पूछा कि लड़का इतनी कम समय में इतना मजबूत कैसे हो गया। उसने चेतावनी दी कि वह उसे तब तक मारता रहेगा जब तक वह उसके सवाल का जवाब नहीं देता। लड़के के चेहरे से कोंगू ने महसूस किया कि उसकी बहन नजदीक होनी चाहिए, और कहा कि शिन को खत्म करने के बाद वह मिनोरी का पीछा करेगा ताकि उसे भी नष्ट कर सके। यह देखना चाहता था कि क्या वह उसे उतना ही मनोरंजन करेगी जितना मकोटो ने किया। हमारा नायक क्रोधित था, लेकिन वह हिल नहीं सका क्योंकि उसने सिर पर किक खाई। अंततः विशाल ने नीचे कदम रखा, उसके सिर को कुचलते हुए उसे बांधने की योजना बनाई, इससे पहले कि वह पुनर्जनित हो सके। हालांकि एक पल में नायक जमीन से गायब हो गया और कोंगू के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसके शरीर के चारों ओर लाल और काले बिजली चमक रही थी। उसकी पुनर्जनन पहले से तेज थी। शिन एक पल में गायब हो जाता है और अपने दुश्मन के सामने फिर से प्रकट होता है। एक मुक्का तैयार करता है, एक झटका लहर उठती है। उनकी दो मुट्ठियों के प्रभाव से विशाल ऊर्जा निकालते हुए कोंगू ने देखा कि लड़का तेज हो गया है, लेकिन उसे बेकार समझता है। वह सोचता है कि वह पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड है, इसलिए वह शिन से ज्यादा मुक्के बरसाता है और पूछता है कि क्या उसकी पुनर्जनन क्षमता पीछे रह गई है। कोंगू लैंड करता है, लड़के के हाथ पर एक मुक्का मारकर उसे उड़ा देता है और शिन तेज दर्द के साथ प्रतिक्रिया करता है। खलनायक सोचता है कि शिन की कमजोर रक्षा और कितनी देर तक टिकेगी। उसके बाद एक और किक प्रोटैगनिस्ट पर फेंकी जाती है, जो एक और हाथ खो देता है। चिकार कहते हैं वह बस बिना सोचे समझे पुनर्जनन और रक्षा कर रहा है, उसे अयोग्य समझता है। शिन को एक छोटी मुस्कान के साथ देखकर वह पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट का जवाब है कि उसने बस कुछ सोचा है। उसे खुशी है कि कोंगू एक बेवकूफ है। शिन देखता है कि उसके सभी कटे हुए अंगों में वह लाल और काला रंग है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपने शरीर के सभी हिस्सों को हिलाने का आदेश देता है। उसके कटे हुए अंग खलनायक पर हमला करने लगते हैं, जो कहता है कि वह ऐसे कमजोर प्रहारों से प्रभावित नहीं होता। वह सभी मुक्कों को बचाता है और पलटवार करता है, लेकिन उनकी ताकत से हैरान होता है। वह लड़के को अजीब पाता है। इस कुछ समय पहले डर से कांपते हुए हमारा नायक अभी भी डरता है, फिर भी उसके शरीर के अंदर कुछ बढ़ रहा है, जो उसे अपने सभी नफरत को अपने हमलों में चैनल करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। वह अपने बचे हुए हाथ से एक शक्तिशाली मुक्का चार्ज करता है, जो जादुई बिजली से ढका होता है। जब वह मुक्का मारता है
तो वह अपने दुश्मन के हाथ को टुकड़ों में उड़ा देता है, जिससे वह सदमे में रह जाता है। शिन उसे चुनौती देता है, उसे और कोंगू को ताकत की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। ये उसके दुश्मन को गुस्सा दिलाता है, जो चिल्लाता है कि वह अमर को एक पंचिंग बैग में बदल देगा। कोंगू उसके पास एक बैल की तरह दौड़ता है, यह वादा करते हुए कि वह फिर कभी पुनर्जनित नहीं होगा क्योंकि उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर सभी कटे हुए हाथों को एकत्र करने का आदेश देता है। इस प्रकार वह एक विशाल हाथ बनाता है और इसका उपयोग अपने जीवन का सबसे मजबूत मुक्का देने के लिए करता है। जैसे ही विशाल हाथ का मुक्का जुड़ता है, दुश्मन अद्भुत प्रभाव से उड़ जाता है। शिन जकारा से पूछता है कि ताकत की प्रतियोगिता में हारने का कैसा अनुभव होता है। वह कहता है कि भाइयों ने जो नफरत और डर महसूस किया है, वह खलनायक के शरीर में गहराई से खुदा होगा। कोंगू के साथ लड़ाई के एक सप्ताह बाद हम गिल्ड के नायकों को उनके आधार पर देखते हैं। कीरा सेया से पूछता है कि अगले दानव भगवान का सामना करने की तैयारी ठीक चल रही है या नहीं। सेया जवाब देता है कि हाँ, और उन्हें एबे तारो के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक पल के लिए हारुतो भूल जाता है। तारो के अस्तित्व को सेया इसे अजीब पाता है। एक पल बाद कीरा कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था और उसे एबे याद है। उस अजीब पल के बाद सेया कहता है कि उसने जकारा को नहीं देखा। कीरा कहता है कि वह भाइयों की तलाश कर रहा है और टिप्पणी करता है कि दोनों अच्छे पंचिंग बैग के रूप में काम करते थे। उस समय वह तलवारबाज को चिंता न करने के लिए कहता है, कहते हुए चिकार जल्दी ही भाइयों को वापस लाएगा। दोनों का रवैया सेया को असहज महसूस कराता है और वह सोचता है कि जब भाई लौटेंगे तो वह उन्हें मौत तक प्रशिक्षण देगा। तभी एक कर्मचारी जल्दी से नायकों को कुछ समाचार देने के लिए आता है। वह दावा करता है कि एक पैकेज अभी अभी वितरित किया गया है, जस्ट डिलीवर्ड, बट दैट इट्स नो ऑर्डिनरी डिलीवरी। सेया और कीरा सामग्री देखने के लिए दौड़ते हैं, बहुत चिंतित। आया कहती है कि वे खुद देख सकते हैं कि क्या गलत है। तभी सेया को कोंगू के शरीर के हिस्से दिखाई देते हैं, जो टैटू से पहचाने जा सकते हैं। सभी को यकीन है कि यह चिकार का हाथ है और वे गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। आया एक जादू करती है और पुष्टि करती है कि यह नकली नहीं है, ये उसके असली शरीर के हिस्से हैं। सेया की प्रतिक्रिया खराब होती है और वह सोचती है कि बड़े आदमी को खत्म करने वाला कौन हो सकता है। आया क्रूर कट और इस तथ्य पर ध्यान देती है कि शरीर के हिस्से उन्हें भेजे गए थे, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह किसी के द्वारा किया गया होगा जो गहरी दुश्मनी रखता था। चिकार भाइयों की तलाश कर रहा था, इसलिए वे मानते हैं कि लड़के इसके लिए जिम्मेदार हैं। सेया को विश्वास नहीं होता कि उन दोनों में इतना ताकत थी कि वे उस जंगली को हरा सकें। कीरा कहता है कि जब तारू को गिराया गया था तब उसे पहले से ही संदेह, क्योंकि वह उनमें से सबसे कमजोर था। हालांकि तारू अधिकांश शिकारी से अधिक मजबूत था और अब चिकार, जो दुनिया के सबसे मजबूत में से एक है, को हराया गया है। कीरा को यकीन है कि भाई बहुत मजबूत है, जितना उन्हें होना चाहिए। क्रोधित होकर तलवारबाज विश्वास नहीं कर सकते कि वे इतनी जल्दी कोंगू को खत्म करने के लिए मजबूत हो गए। हारुतो फिर पूछता है कि वे इतनी जल्दी कैसे मजबूत हो गए। सेया समझाता है कि उन्होंने एक दूसरे को सैकड़ों बार मारकर स्तर बढ़ाया। कीरा जोड़ता है कि उच्च स्तर के दुश्मन को हराकर आप बहुत सारे अनुभव अंक प्राप्त करते हैं। भाई शायद एक दूसरे को बार बार मारकर जल्दी स्तर बढ़ाने में सक्षम हो गए, जिससे वे कोरिन गिल्ड से अपनी प्रतिशोध लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गए। यह रेवलेशन आया और सेया को डराता है, लेकिन वे शांत रहने की कोशिश करते हैं। चिकार के लिए बुरा महसूस करते हुए भी उन्हें यह सोचना है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। आया सेया के मन को स्थिर करने के लिए एक जादू करती है, उसे बताती है कि उसे आराम करने की जरूरत है। वह उसका धन्यवाद करता है और कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि हारुतो जादूगर से एक पल के लिए उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। जब वह जाती है, हारुतो अपने पूर्व सहयोगी का कटा हुआ हाथ उठाता है, बिना किसी डर के। उसे सामना करने के लिए ऐसे कचरे का टुकड़ा भेजना उसे डराता नहीं है। अगर वे सोचते हैं कि वे सिर्फ इसके साथ अपना प्रतिशोध ले लेंगे, तो वे बहुत गलत हैं। फिर भी कोंगू को हराने के लिए एक योजना बनाने का तथ्य प्रभावशाली था। अपने पूर्व साथी की आंख पर वह मिनोरी के बारे में चिंतित है और उसकी देखभाल करने के लिए वापस जा रहा है। आखिरकार लड़की उसके गिल्ड के ठिकाने के सामने उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पैकेज भेजना शहर में खरीदारी करने का एक अच्छा बहाना था, क्योंकि डंगन में खाना सबसे अच्छा नहीं था। इसके अलावा उसके कपड़े किसी तरह के शरीर की याददाश्त जादू से जादू ही है। भले ही वे फट जाएं या गंदे हो जाएं, वे खुद को ठीक कर लेते हैं, जो काफी उपयोगी है। वह मिनोरी के लिए कुछ स्मृति चिन्ह लाता है, जो उसकी वापसी का अकेले इंतजार कर रही है। जब वह डंगन की ओर वापस जाता है तो इमारतों पर कूदते हुए वह कुछ अजीब देखता है। हथियारबंद शिकारी किसी का पीछा कर रहे हैं। नायक अपनी जगह पर रुकता है और देखता है कि जिस व्यक्ति का पीछा किया जा रहा है वह एक। तभी शिकारी महिला को घेर लेते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। जब वह देखता है कि लड़की अब नहीं भाग रही है, तो नायक को एहसास होता है कि वह आक्रामकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह इमारत से कूदता है और शिकारी पर दौड़ता है, दोनों पर शक्तिशाली घूंसे मारते हुए, इससे पहले कि वे एक शब्द भी कह सकें। ये जानते हुए कि लड़की के पीछा किए जाने का कोई कारण होना चाहिए, वह उसे भागने और दूर जाने के लिए कहता है। इस प्रक्रिया में उसे पहचानता है और सोचता है कि वह वहां क्या कर रही थी। वह अंततः लौटता है और उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ, उसकी बाहों में ले जा रही है। जब वह पूछती है कि लड़की कौन है, तो नायक उसे शांत रहने और व्यक्ति के चेहरे को देखने के लिए कहता है। मिनोरी चौंकी हुई लगती है, यह देखकर कि वह खुद है।
उन दोनों का चेहरा एक जैसा है। इशिकी सैया ब्याकुरन गिल्ड का गर्वित कमांडर है और दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज है, एक एस रैंक अपनी कोमल दृष्टि के साथ। वह बहुत लोकप्रिय है और महिलाओं द्वारा पसंद किया जाता है। उसकी मित्रवत स्वभाव और अच्छे हास्य से सभी को जीत लेता है। हालांकि कुछ ही लोग उसकी असली दुष्ट प्रकृति को जानते हैं। They both have the same face. Ishiki Seiya is the proud commander of the Byakuran Guild and the world's best swordsman, an S rank. With his gentle gaze, he is highly popular and adored by women. His friendly nature and good humor win everyone over. However, few people know his true wicked लड़कियों के साथ एक गर्म टब में था। उनमें से एक ने गलती से पानी में शराब गिरा दी। साया क्रोधित हो गया और इस तुच्छ कारण के लिए लड़की को खत्म कर दिया। अतीत में जब उसने मीनोरी को बेड़ियों में देखा तो उसने उसे सबसे अच्छा कहा था। अन्य महिलाओं के विपरीत चाहे उसने उसे कितना भी तोड़ा, वह मर नहीं सकी। उसने अपनी पवित्र तलवार से उसे काटकर अपना बिंदु साबित किया, उसकी घबराई हुई चीखों का आनंद लेते हुए। उसके लिए महिलाओं को यातना देना दुनिया का सबसे बड़ा सुख था और शिन को यह बुरा लगा कि वह हमेशा मीनोरी को ही निशाना बनाता था। अपने बड़े भाई को चुप कराने के लिए साया ने अपनी तलवार उसके मुंह में डाल दी। साया को पुरुषों को यातना देना उबाऊ लगता था और उसने महिलाओं पर हमला करना और उनके साथ खेलना पसंद किया। उसने अपने भाई के सामने उसका उल्लंघन किया, उसे जोर से चिल्लाने के लिए कहा। अपनी विकृत क्रिया को समाप्त करने के बाद वह बेस के लिफ्ट में गया और देखा कि किरा और तारू बात कर रहे हैं। उसने देखा कि वे दोनों एक कमरे में गए जो हर किसी के लिए प्रतिबंधित था, सिवाय हारुतो के। साया ने दरवाजे के पीछे से झांकने की कोशिश की, लेकिन किरा ने उसे देखा और उसे ऐसा न करने के लिए कहा। तलवारबाज ने माफी मांगी, कहकर कि वह बस जिज्ञासु था। जब उसने उन्हें एक साथ कमरे में जाते देखा, किरा ने कहा कि वह बस कुछ फेंक रहा था और पूछा कि क्या साया देखना चाहता है। जिज्ञासु तलवारबाज कमरे में गया और उसे मीनोरी के कई क्लोन वाले कई ट्यूबों का दृश्य मिला। हारुतो ने समझाया कि उसने मीनोरी किरियू के कई क्लोन बनाने के लिए कहा था। विचार यह था कि उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए, नीयू की शक्ति का उपयोग करके, ताकि वह और भी तेजी से स्तर बढ़ा सके। उन्होंने बायाकुरेन के संसाधनों और तारू की तकनीक का उपयोग करके क्लोन बनाए, लेकिन योजना काम नहीं की। उनकी पुनर्जनन क्षमता अपूर्ण थी। 10 बार समाप्त होने के बाद एक क्लोन फिर से पुनर्जनित नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें हराने पर कोई अनुभव अंक नहीं मिलते थे। उन्हें सुधारने की कोशिश करने के बाद भी तारू ने पाया कि यह कार्य बहुत कठिन और अंततः बेकार था। इसलिए उन्होंने उन्हें सभी को नष्ट करने का निर्णय लिया। साया ने पूछा कि क्या वे वास्तव में उन्हें सभी फेंक रहे थे। तारू ने जवाब दिया कि इसमें एक छोटा सा चाल था। वह उन्हें फेंकने से पहले यथासंभव उपयोग करने का इरादा रखता था, लेकिन स्वीकार किया कि वह संतुष्ट नहीं था क्योंकि वे असली नहीं थे। एक विकृत तरीके से दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज ने उनसे क्लोन देने के लिए कहा। तारू ने तर्क किया कि वे बेकार थे क्योंकि उनमें कोई भावना या आत्म जागरूकता नहीं थी। वे बस दोषपूर्ण गुड़ियां थीं जो आदेशों का पालन करती थीं, जिसे साया ने परफेक्ट माना। ईबे को यह अजीब लगा कि वह गुड़ियों के बारे में इतना उत्साहित था, लेकिन साया ने समझाया कि वह नहीं समझता। यह गुड़ियों को पसंद करने के बारे में नहीं था, बल्कि मीनोरी किरियू के बारे में था। वह उससे प्यार करता था और चाहता था कि वह उन्हें हर विकृत तरीके से उपयोग करे और उनके साथ खेले। अपने मन में उसके सभी अधिकार उसके थे। किरा ने टिप्पणी की कि वह उससे पागल नहीं था, बल्कि निर्भर था। हारुतो ने बदले में साया को कल्पना में सबसे खराब किस्म का गंदगी कहा। वर्तमान में वापस क्लोन और असली मीनोरी मिले, दोनों सदमे की स्थिति में। दृश्य देखकर हमारे नायक ने पूछा कि क्या उसकी बहन ठीक है। क्लोन ने खुलासा किया कि अभी भी इशिकी द्वारा उपयोग किए जा रहे अन्य दर्जन मीनोरी थे। उसने समझाया कि हालांकि उन्हें भावनाओं से रहित होना चाहिए था, सच्चाई यह थी कि उनके पास भावनाएं थीं। क्लोन इसे ठीक से समझा नहीं सका, लेकिन सब कुछ बदल गया जब संयोगवश उसने असली मिनोरी का चेहरा टीवी पर देखा। उसके अंदर कुछ गर्म पैदा हुआ। एक ही समय में उसने महसूस किया कि जो नफरत और द्वेष उसने महसूस किया वह सभी इशिकी साया की ओर था। जैसे ही उसने इस भावना को समझा, उसने हवेली से भाग निकली। उसने उन्हें बताया कि हवेली में उसके जैसे अन्य लोग हैं और उन्हें बचाने के लिए मदद मांगी। फिर नायक के पास क्लोन का उपयोग करके साया को खत्म करने का एक विचार आया। लड़की को समझ नहीं आया कि कैसे, और उसने समझाया कि चूंकि इशिकी को नहीं पता था कि क्लोन में भावनाएं हैं, वह निश्चित रूप से उनके आसपास अपनी चौकसी छोड़ देगा। वे उसे नीचे लाने के लिए इस रणनीति का उपयोग कर सकते थे। हालांकि मिनोरी ने पूछा कि अगर उसने योजना का पता लगाया तो क्या होगा। जब उसने जवाब दिया कि सबसे खराब स्थिति में वे सभी समाप्त हो जाएंगे, उसकी बहन क्रोधित हो गई। उसने शिन मकोटो को गाल पर थप्पड़ मारा, यह तर्क करते हुए कि उन लड़कियों ने पैदा होने के लिए नहीं कहा था, और अब जब वे जीवित थीं तो उन्हें उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। वे लड़कियां थीं। उसने उससे सवाल किया, क्या सभी का बलिदान देकर एक लक्ष्य प्राप्त करना वास्तव में सैया से बदला लेने का सही मौका था? हमारा नायक अपने विवेक पर एक बोझ महसूस कर रहा था, रियलाइजिंग कि यह उसे बायाकुरिन के राक्षसों की तरह बना देगा। क्लोन ने फिर घोषणा की कि वे सभी अन्य लोगों को बचाएंगे। अपने आप को सुधारने के लिए नायक ने कहा कि वह इशिकी सैया को अपने हाथों से खत्म करेगा, क्योंकि उसने उसकी बहनों के साथ कचरे की तरह व्यवहार की। उसने अपनी बहन को डराने के लिए माफी मांगी और कहा कि वे सभी को बचाने के लिए एक साथ हवेली जाएंगे। और इस प्रकार दोनों भाई
बहन पोर्टल के माध्यम से गए और जंगल से बाहर निकलकर हवेली की ओर बढ़े। इस बीच सेया एक क्लोन को सजा दे रहा था, गुस्से में कि उसकी तरह एक और, जो कि बेहोश थी, भाग गई थी। उसने अन्य लोगों को उसकी उड़ान रोकने में विफल रहने के लिए दंडित किया। फिर उसने उन्हें भगोड़े का शिकार करने और उसे वापस लाने का आदेश दिया, जो उन्होंने तुरंत माना। मिनोरी के क्लोन शहर की सड़कों पर एक कैप पहने हुए व्यक्ति का पीछा कर रहे थे। पीछा तब तक जारी रहा जब तक कि कैप पहनी लड़की एक बक्से पर ठोकर नहीं खाई, जिससे उसकी गति खो गई। तुरंत क्लोन ने उस पर झपटने का अवसर सीज्ड किया, उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने संकेत दिया कि उन्होंने लक्ष्य को पाया और पकड़ लिया है और वापस लौट रहे हैं। एक इमारत की छत से नायक और उसकी बहन ने पूरी पकड़ देखी। उसने टिप्पणी की कि जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने स्टेज्ड एस्केप के बाद उसका पीछा किया। योजना क्रियान्वित हो रही। नायक ने अपनी बहन मिनोरी को अपने एक कान दिया, जबकि उसने अपने चेहरे पर एक एक्स बनाया ताकि वह जाल के रूप में काम कर सके। अपने शरीर के हेरफेर की क्षमता के साथ वह कान के माध्यम से हवेली के अंदर हो रही हर चीज सुन सकता था। यदि कुछ गलत हुआ तो वह तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट होगा। इशिकी की हवेली में पहुंचते हुए, जो उसने कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी, क्लोन ने दरवाजे पर दस्तक दी और कथित भगोड़े की पकड़ की घोषणा की। सैया ने पूछा कि नंबर 10 क्यों भाग गया। समर्पण का नाटक करते हुए मिनोरी ने माफी मांगी और दावा किया कि उसने एक रहस्यमय छाया का पीछा किया, लेकिन उसने पहले ही इससे निपट लिया था और कोई और समस्या नहीं होगी। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से अपने दम पर काम किया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उस क्षण में हारुतो ने सैया को एक दूरस्थ बैठक के लिए बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह लौटने से पहले उसे खत्म कर दे। क्लोन ने आज्ञा मानी और हमारे नायक ने अपने जादू के माध्यम से सब कुछ सुना। लड़कियों ने मिनोरी को उस जगह पर ले जाया जहां उसे समाप्त किया जाना था। कमरे के बीच में अन्य क्लोन के कई शव पड़े थे और लड़की उस दृश्य से आतंकित थी। जब अन्य लोग क्षेत्र को साफ कर रहे थे और शवों को नष्ट कर रहे थे, मिनोरी रोने लगी। यह सब उसे अत्यंत क्रूर और भयानक लगा। क्लोन नंबर 10 ने फिर नंबर 3 से कहा कि वह उसके साथ भाग जाए ताकि ऐसी दुखद अंत से बच सके। हालांकि दूसरे ने पूछा कि वे ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मालिक की सेवा करना उनका कर्तव्य था। मिनोरी ने सभी के साथ भागने की योजना बनाने की कोशिश की, पूछते हुए कि क्या वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे केवल शवों को नष्ट कर रहे थे। उसने जोर देकर कहा कि अगर वे वहां रहे तो वे कभी खुश नहीं होंगे। उन्हें वास्तविकता की ओर जगाने की कोशिश की। हालांकि लड़कियों ने पूछा कि खुशी क्या होती है, यह कहते हुए कि वे दास थीं जो केवल मालिक की सेवा करती थीं, बिना अपने विचारों या इच्छाओं की आवश्यकता के। वे केवल उपयोग किए जाने, दंडित किए जाने और अपने शरीर को पेश करने के लिए मौजूद। शरीर आदेश के अनुसार क्लोन के विचार सुनते हुए कि वे केवल वस्तुएं थे, नायक उस कीड़े सेया पर क्रोधित हो गया। यह गलत होने की बात पर जोर देते हुए मिनोरी ने चिल्लाया कि वह खुद को किसी से बेहतर जानती है और अपने समक्षों को गले लगा लिया। उसे पता था कि उन्होंने बहुत दुख सहा है और सब कुछ असहनीय और दर्दनाक था। गले लगाए गए क्लोन ने छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मिनोरी ने नहीं छोड़ा, यह कहते हुए कि उनके पास अपनी इच्छा और आत्म जागरूकता थी, वे बस इसे व्यक्त करना नहीं जानते थे। उसने घोषणा की कि वह उन्हें उस स्थिति से बचाएगी। नंबर 3 को समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने अंदर कुछ हलचल महसूस की। उसी क्षण इशिकी सेया ने दरवाजा खोल दिया, इंटरप्टिंग देम, घोषणा करते हुए कि उसने लड़की को बोलने की अनुमति नहीं दी। उसने गुस्से में उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारकर दंडित किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि नंबर 10 दोषपूर्ण था और उसे फेंकने की जरूरत थी। दृश्य ने मिनोरी की यादों को उस यातना की याद दिला दी जो उसने बायाकुरेन बेस में कैद रहते हुए सहन की थी। सेया ने अपनी तलवार खींची, लड़की के चेहरे पर नफरत की नजर देखते हुए। अचानक उनमें से एक ने मालिक से रुकने के लिए कहा। उसने आदेश देने की कोशिश करने के लिए नंबर 3 को दंडित किया, उसे अपनी तलवार के हिल्ट से मारा। उन्हें सभी को होश में आते देख वह इससे थक गया और एक साथ उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया। जब उसने अपनी तलवार नंबर 3 की ओर घुमाई तो असली मिनोरी उसके सामने आ गई। जब इशिकी ने देखा कि उसने अपने समक्ष की रक्षा की है तो वो उस कार्य से चकित था। हालांकि जब उसने उसकी जीवनदायिनी तरल का स्वाद और गंध ली तो उसने इसे परिचित के रूप में पहचाना। लड़की ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह तेज था और उसने मिनोरी के सीने में अपनी तलवार घुसा दी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह असली किरयू मिनोरी है और नायक ने जादू के माध्यम से सब कुछ सुना। उच्च गति से चलते हुए वह इशिकी के महल में घुस जाता है। अलार्म बजता है और दुश्मन समझ जाता है कि मिनोरी का भाई उसे बचाने आया है, ये घोषणा करते हुए कि शिन नरक का सामना करेगा क्योंकि उसका महल अनगिनत सशस्त्र क्लोन द्वारा संरक्षित है। वे प्रशिक्षित लड़ाई क्लोन हैं और वे सभी शिन की छोटी बहन की तरह दिखते हैं। खलनायक जिज्ञासा व्यक्त करता है, देखते हुए कि वह कितनी दूर जा सकता है, जबकि नायक हर हमले से बचता है। क्लोन उसे भाले से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा नायक हर वॉर से बचता है, जब तक कि एक आश्चर्यजनक अचानक क्लोन नंबर 10 उसकी मदद करने के लिए प्रकट होता है, उस योद्धा को धकेलते हुए जिसने उस पर हमला किया। दूसरे क्लोन ने पूछा कि नंबर 10 क्या कर रहा है और उसने समझाया कि शिन सभी का असली बड़ा भाई है। इस पर योद्धा ने कहा कि उसे परवाह नहीं है, क्योंकि मालिक का आदेश सभी घुसपैठियों को बिना किसी अपवाद के समाप्त करना है। एक आक्रमणकर्ता की रक्षा करने के लिए नंबर 10 भी एक लक्ष्य बन गया है और अब उसे दुश्मन माना जाता है। क्लोन उसे समाप्त करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी शिन ठीक हो जाता है और अपनी मांस पकड़ता है। जब वह इसे अपने चेहरे पर रखता है, दूसरी जगह सेया मिनोरी के चेहरे पर वार करता है
और वह दर्द में चिल्लाते हुए हंसता है। वह उसके बालों को पकड़ता है, गंध a target and is now considered an enemy. The clones prepare to eliminate her, but just then, Shin recovers and grabs his mask. As he places it on his face, an immense energy begins to swirl around him, and he tells clone number 10 to let him handle everything. Elsewhere, Seiya slashes Minori's face and laughs as she cries out in pain. He grabs her hair, smells इसे सूंघते हुए वह इसकी खुशबू में उत्साह से भरा वह एक मुक्का मारता है जो उसे उड़ाता है, चिकार और तारू को खत्म करने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि वह दोनों से परेशान हो रहा था। साया सवाल करती है कि वह उसके पकड़ से बचने के बाद क्यों लौटी, क्या वह फिर से उसकी बनना चाहती है। तभी वह उसे चेहरे पर लात मारता है। उसके और उसकी क्लोन के साथ खिलवाड़ करने के लिए नफरत से भरी मिनोरी उठती है, एक चाकू उठाती है और चिल्लाती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। साया मजाक में पूछती है कि क्या वह उसे सालों तक प्रताड़ित करने का बदला लेना चाहती है, यह नोट करते हुए कि उसने क्लोन को बचाने के लिए अपना रास्ता भी बदल दिया। अपने तर्क को साबित करने के लिए वह क्लोन नंबर 3 को पकड़ता है और उसे मिनोरी के सामने सिर से अलग कर देता है। आश्चर्य में वह आतंक में चिल्लाती है और उसे अपने छोटे चाकू से घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक विशेषज्ञ तलवारबाज को एक भी खरोंच नहीं आती। अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए वह मिनोरी के हाथों को अपने पवित्र नीले तलवार से काटता है और फिर उसे दूर लात मारता है। वह तर्क करता है कि क्लोन जीवित प्राणी नहीं है और वह बस उनके साथ खेलता है जब तक वे टूट नहीं जाते। अपने शब्दों को साबित करने के लिए वह तुरंत एक और को खत्म कर देता है। हमारी नायिका गिरते हुए क्लोन को बचाने की कोशिश करती है और उसे शुद्ध नफरत की नज़र से घूरती है, जो ठीक वही है जो ईशिकी चाहता है, उसकी आंखों में शुद्ध निराशा भरना। जैसे ही मिनोरी एक और क्लोन के सामने उसे बचाने के लिए आती है, वह फिर से अपनी तलवार से हमला करता है। जैसे ही उसके हाथ फिर से काटे जाते हैं, वह एक जादू मंत्र करती है, खलनायक से न हिलने के लिए चिल्लाती है। हालांकि साया कहती है कि वह स्थिति को नहीं समझती। जिन्हें वह बेतहाशा बचाने की कोशिश करती है, वे केवल बेकार, फेंकने योग्य गुड़ियां हैं। उसकी प्रजाति को बचाने की उसकी निराशा को देखकर वह हंसता है और कहता है कि उसे सही तरीके से पूछना चाहिए। वह मिनोरी को आदेश देता है कि वह अपना सिर जमीन पर रखे। जब वह उसे नफरत से घूरती है और मना करती है, तो वह एक और क्लोन के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। पूछता है कि क्या वह सच में उन्हें बचाना नहीं चाहती। फिर क्रोध से भरा वह उसे आज्ञा देने के लिए चिल्लाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह झुकने से मना करती है तो वह उसके रिश्तेदारों को खत्म करना जारी रखेगा, और अपने तर्क को साबित करने के लिए क्लोन पर छोटे चाकू फेंकता है, एक एक करके उन्हें गिराता है। आखिरकार लड़की अपने घुटनों पर गिरती है और उससे रुकने की गुहार लगाती है। एक और क्लोन को निकालते हुए वह पूछता है कि क्या रुकना ही एकमात्र चीज है जो वह मांग सकती है। अपने माथे को फर्श पर दबाते हुए वह उससे क्लोन को परेशान करना बंद करने की गुहार लगाती है। वह कहता है कि वह केवल तब विचार करेगा जब वह उसकी बेकार गुड़ियों की जगह लेगी। अपनी तलवार को उसकी ओर इशारा करते हुए वह उसे आदेश देता है कि वह उसकी बूट चाटे, यह कहते हुए कि उसे मना करने का वह उसे ब्लेड से चुभौता है और बताता है कि उसकी उपस्थिति में वह केवल जी हाँ सर के साथ जवाब दे सकता। डरी हुई मिनोरी अंततः झुकती है और जवाब देती है कि वह करेगी। फिर वह एक दरवाज़ा खोलता है, हमेशा अपनी तलवार को उसके करीब रखता है। ठंडे और क्रूरता से वह एक ही गति में उसकी जीभ को खींच लेता है। फिर वह काटी हुई जीभ को लेता है, उसे अपने मुंह में डालता है, चबाता है और निकल जाता है, यह टिप्पणी करते हुए कि यह कितना स्वादिष्ट है। फिर वह उसे गर्दन से पकड़ता है, यह घोषणा करते हुए कि वह नहीं बच पाएगी, और उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है। फिर से उसकी गर्दन पर तलवार इशारा करते हुए वह मांग करता है कि वह उसे उस आतंकित चेहरे को और दिखाए, उसे लड़ने के लिए कहता है, फिर प्रतिरोध करने के लिए, और अंत में उसे समर्पण करने के लिए। जैसे ही वह कार्य करने वाला होता है, सैया को चेहरे पर एक भयानक घूंसा लगता है। हमारा नायक शिन प्रकट होता है और अत्यधिक शक्तिशाली प्रहार करता है। दुश्मन को मारने के बाद वह अपनी बहन के पास दौड़ता है। उसके चेहरे पर जो दिखता है वह जानती थी कि उसका भाई आएगा। इस बीच ईशिकी उठता है, क्रोध से भरा हुआ, और पूछता है कि उसने हवेली में क्लोन के साथ क्या किया। शिन जवाब देता है कि वह कभी भी क्लोन को समाप्त नहीं करेगा, क्योंकि वे उसकी बहन से बने हैं। यह कठिन था, लेकिन उसने सभी को निष्क्रिय करने में सफल रहा। सेया को उसका रवैया उबाऊ लगता है और वह कहता है कि वह गुड़ियों के साथ कुछ बेहतर करेगा, जैसे उन्हें पकड़ना और उनके भाई के सामने बार बार उनका अपमान करना। हमारा नायक जवाब देता है कि जो अधिक दिलचस्प होगा वह है जब वह उसे 1 मिलियन बार कुचलता है। शिन एक और घूंसा फेंकता है, लेकिन सेया उसे अपनी तलवार से रोकता है और केवल प्रभाव उसे लगता है। खलनायक समझता है कि उसने इतनी ताकत से क्लोन को कैसे निष्क्रिय किया। तुरंत बाद वह उसे दूर फेंकता है और बिजली जादू से भरी तलवार की तकनीक का उपयोग करता है। यह प्रहार शिन के एक अंग को काट देता है। हालांकि कटा हुआ हाथ मानसिक नियंत्रण जादू से ढका हुआ है और ईशिकी की ओर उड़ता है। कटी हुई अंग का घूंसा अत्यधिक शक्तिशाली है, खलनायक को उड़ाते हुए और उसके प्रभाव से पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देता है। जब वे हॉल में पहुंचते हैं, सेया आदेश देता है कि क्लोन उसके लिए एक बाधा के रूप में कार्य करें। शिन को यह पथेटिक लगता है कि उसे उसी गुड़ियों से सुरक्षा मिल रही है जिनका उसने इतना उपयोग किया। सेया जवाब देता है
कहता है कि यह मायने नहीं रखता कि वह उन्हें कैसे। आखिरकार वे उस बातचीत समाप्त करते हुए वह लड़कियों को शिन पर हमला करने का आदेश देता है। नायक प्रहारों से बचता है, उनमें अपनी असली बहन को देखकर, जो उसे और भी क्रोधित कर देती है। जैसे ही उसकी बहन मिनोरी उसे आने वाले हमलों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, उसे पीछे से मारा जाता है। जब उसकी बहन को मारा जाता है, शिन ध्यान भटक जाता है और क्लोन उसे रोक लेते हैं। निराश वह चिल्लाता है कि उन्हें उसे छोड़ दें, अपनी बहन को एक ही समय में हमले होते हुए देखते हुए। उस क्षण शिन को इशिकी सेया द्वारा पीछे से एक भारी प्रहार लगता है। उत्साहित खलनायक कहता है कि शिन को अपनी छोटी बहन की रक्षा करनी चाहिए थी। हमारा नायक अपनी बहन और क्लोन को दर्द पहुंचाने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उनमें से एक ने भी प्रहार सहा। हालांकि क्लोन नंबर 3 कहती है कि यह उसकी कार्यप्रणाली है। बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए इशिकी कहता है कि उसकी एकमात्र कार्यप्रणाली उसकी आज्ञा का पालन करना है। वह शिन के घूरने पर गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन नायक हर प्रहार से बचता है। जब नायक एक रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंचता है, सेया मिनोरी के क्लोन को समाप्त करने की धमकी देता है। जैसे ही वह लड़की के लिए कट डिलीवर्स करता है, शिन उसके सामने कूदता है और प्रहार ले लेता है। हमले को जारी रखते हुए खलनायक पूछता है कि क्या वह जवाब नहीं देगा। अगर वह ऐसा करता है तो वह उसकी बहन को उसकी जगह यातना देगा। सेया अपनी बड़ी तलवार पकड़ता है और विनाशकारी वायु प्रहार का उपयोग करता है, उसे टुकड़ों में काटता है। जमीन पर गंभीर रूप से घायल और टुकड़ों में सेया कहता है कि वह उसे अपनी बहन के साथ जो कुछ भी करने वाला है उसे देखने के लिए मजबूर करेगा। उसे लात मारने के बाद लड़का बहुत तेजी से उठता है। पुनर्जनन इशिकी उसे एक बेकार अनडेड कहता है, लेकिन शिन सभी क्लोन की रक्षा करने के लिए खुद को स्थिति में रखता है। लड़कियां पूछती हैं कि वह उनकी रक्षा क्यों करता है, और शिन जवाब देता है कि वह यह अपनी बहन की रक्षा करने के लिए करता है। सेया कहता है कि वह बस बायाकुरिन की तकनीक से बने गुड़िया हैं और उसकी असली बहन नहीं है। उन्हें दास कहकर वह उन्हें तुरंत उसे खत्म करने का आदेश देता है। निराश सेया चिल्लाता है कि वह उसके आदेशों का पालन करे। हालांकि वे समझते हैं कि अब क्या हो रहा है और कोई जवाब नहीं देता। अब क्लोन अपनी उत्पत्ति और उस कारण को समझने लगते हैं जिसके लिए शिन उनकी रक्षा करता है। वे सभी यह समझते हैं कि असली दुश्मन कौन है और बायाकुरिन के खलनायक को चारों ओर से घेरना शुरू करते हैं। वे सेया के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उसने उनके भाई को नुकसान पहुंचाया है और खलनायक उनके विद्रोह पर निराश है। किर्यू मिनोरी के क्लोन के रूप में अपनी प्रकृति को समझने पर वे यह समझते हैं कि वे जीवित प्राणी हैं और एक ही इकाई का हिस्सा हैं जो मूल के साथ गहरा संबंध साझा करते हैं। इस कारण से मूल मिनोरी के अनुभवों की यादें क्लोन के मन में उभरने लगती हैं, जिसमें उनके बड़े भाई शिन ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। शिन समझता है कि उसकी शारीरिक हेरफेर की क्षमता उपयोगकर्ता को उन हिस्सों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है जो अलग हो गए हैं, बिना यह समझे कि मिनोरी ने अपने अनुभवों को उन क्लोन के साथ साझा किया है जिनमें उसके समान जीन है। पूरी तरह से अपना दिमाग होकर सेया चिल्लाता है, गुड़ियों को आदेश देते हुए कि वे उसकी बात माने, क्योंकि वह उनका मालिक है। उन्हें उसके आदेशों का पालन करना था, लेकिन अब जो कोई भी उनके भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह दुश्मन बन जाता है। इशिकी हालांकि वहां सभी को अपनी तलवार से टुकड़ों में काटने की धमकी देता है। शिन इसे अनुमति नहीं देता और खलनायक पर एक और विशाल मुक्का मारता है। जमीन पर गिरते ही सेया पर एक मिनोरी क्लोन हमला करता है जो एक भाला लिए हुए है। गिरे हुए और पराजित खलनायक का सामना शिन से होता है, जो पूछता है कि उसे कैसे खत्म करना चाहिए, जैसा कि पहले ही स्थापित किया गया था। मूल मिनोरी इसे व्यक्तिगत रूप से करना चाहती है। वह तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक कि वह अपने हाथों से अपनी प्रतिशोध न ले। जबकि क्लोन इशिकी के हाथों और पैरों को स्थिर करते हैं, वह उनसे रुकने की भीख मांगता है। फिर मिनोरी एक विशाल हथौड़ा बुलाती है और उसे मारने के लिए इस विशाल हथियार का उपयोग करती है, लेकिन एक ही प्रहार उसकी क्रोध को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किर्यू मिनोरी उसे टुकड़ों में छोड़ने के लिए दृढ़ है, इससे पहले कि उसकी आवाज पूरी तरह से फीकी पड़ जाए। क्लोन नंबर 10 उस क्षण को बाधित करता है ताकि यह रिपोर्ट कर सके कि वे सभी अकल्पनीय दर्द से गुजरे हैं। जैसे ही उनमें से दर्जनों को सेया ने गिरा दिया, वह चाहती है कि वह भी वही महसूस करे। इशिकी को और अधिक पीड़ा में देखना चाहती है। शिन दर्द को समझता है और दुर्व्यवहार जो उन्होंने बार बार समाप्त होने के कारण सहा। यह धरती पर एक सच्चा नरक था। यह खुलासा होता है कि हवेली के तहखाने में एक डंजन प्राणी को जीवित रखा गया है और किसी भी जीवित प्राणी का उल्लंघन करने के लिए नशीला किया गया है, जिसमें पुरुष भी शामिल है, जैसा कि एक शिकारी के साथ हुआ था जिसने पहले सेया का विरोध किया था। वे सभी इस क्रूर तरीके का उपयोग अंतिम प्रतिशोध के लिए करने पर सहमत होते हैं। मिनोरी और शिन नंबर 10 के साथ तहखाने में जाते हैं, जहां वे खलनायक को लोहे की बेड़ियों से जकड़ते हैं। निराश इशिकी देखता है कि सेल खोली जा रही है। विशाल प्राणी, एक सम्राट ओक, झूठे नायक के सामने उभरता है।